नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी, इसके तहत ये 11वीं वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 10 वीडियो आप लोगों को एसएससी सीजीएल बेस्ड जो है प्रोवाइड करा दिया है। तो जिनको भी एसएससी सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, ये सभी अटेंड जरूर करेंगे जी। इससे छोटा एग्जाम जिनको देना है तो उनके लिए तो कहने की बात ही नहीं है, उनको अटेंड कर ले तो और सोने पे सुहागा। लेकिन जिनको सीजीएल सीएचएसएल देना है वो जरूर अटेंड करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये वीडियो आपका बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो जिनको हिंदी में प्रश्न समझने में तकलीफ है वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। सभी प्रश्नों की जो आपका डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या है, वो साथ में ही मिलते चलती है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। इससे आपको जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है क्लियर भी हो जाती है और याद रखने में सहूलियत भी होती है। पहला हमारा प्रश्न है, पूर्वी हिमालय क्षेत्रीय राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ी प्रोटेक्टेड एरिया किस राष्ट्रीय उद्यान की है? Which national park has the largest protected area among the ईस्टर्न हिमालय रीजनल नेशनल पार्क्स? तो भैया ये है आपके नामदफा नेशनल पार्क। इसकी जो है जो एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया, ये किसी अन्य नेशनल पार्क जो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पड़ती है इन सबों में सबसे ज़्यादा है। ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है नामदफा नेशनल पार्क, है ना। इसके अलावा भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है? तो ये हेमिस नेशनल पार्क है, जो पहले जम्मू कश्मीर कहा जाता था, अब लद्दाख वाली पार्ट में आ गई है ना। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत में सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, ठीक है। देखिए, हेमिस फेस्टिवल भी होता है लद्दाख के अंदर, हेमिस फेस्टिवल भी होता है, हेमिस फेस्टिवल, है ना। और हेमिस जो है आपका नेशनल पार्क का भी नाम है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। हेमिस जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। भारत में जो पल्लवित नेशनल पार्क है, जो फ्लोटिंग पार्क है ना, फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क इसे कहते हैं, ये आपका कैबुल लामजाओ है। ये भारत ही नहीं दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क का दर्जा अपने पास रखा है। ये कहाँ पे है? ये मणिपुर के अंदर है। मणिपुर के अंदर ये आपका लोकटक झील है ना। लोकटक झील जो है इसी नेशनल पार्क के बीच में गुजरती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देश में सबसे अधिक जो नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आ जाएगा। इसमें 11 नेशनल पार्क आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, जो देश के किसी अन्य स्टेट के तुलना में सबसे अधिक है। इसके अलावा देश में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपका अंडमान निकोबार में हो जाएगा। मैंने आपको नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और टाइगर रिजर्व क्या होता है बेसिक तौर पे समझा चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा एक प्रश्न पूछा गया है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो भैया ये आपका किया गया है कर्नाटक के हुबली में, और इनके जो उद्घाटन समारोह में भाग लिए हैं ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भाग लिए हैं। तो जहां भी नरेंद्र मोदी जाएंगे आने वाले एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो भैया ये है आपका कर्नाटक हुबली में क्या, NYF, है ना, NYF नेशनल यूथ फेस्टिवल जो 26वें संस्करण सेलिब्रेट किए गए, ये कहाँ पे? कर्नाटक में। ये कब किया गया है? तो ये फरवरी 2023 में किया गया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम देना है जी जुलाई में मान लेते हैं हम, है ना, तो आपको जो है ये काम आएगा। इसके अलावा 2022 में 25वें सेलिब्रेट किए गए थे इसी प्रकार से NYF, है ना, NYF, है ना। तो ये आपका किया गया था पदुचेरी के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हम ये सेलिब्रेट करते हैं ये किनके जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, फरवरी बताया गया था, जनवरी महीने में हुआ भैया। 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं, जो विवेकानंद साहब के जन्मदिन है। तो इन्हीं के जन्मदिन पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार आपको ऐसे बहुत सारे दिन मिलेंगे 2023 के अंदर। प्रवासी सप्ताह पूछा जाएगा इस बार कि कहाँ मनाया गया है। जो प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने का दिन है 1915 ईस्वी के अंदर, है ना। तो इस बार जो मनाया गया है ये इंदौर के अंदर मनाया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्व युवा दिवस भी एक जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्तर पे, है ना, विश्व युवा दिवस। तो विश्व युवा दिवस जो है ये हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, एक तो 12 जनवरी राष्ट्रीय वाला विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे और एक विश्व वाला 12 अगस्त, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है ये 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे, जिसके लिए आज भी विख्यात है ना। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद साहब है।
कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की कुछ किताबें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कर्मयोगी, राजयोगी भी हैं, द ईस्ट द वेस्ट, इस प्रकार के किताब जो है ये स्वामी विवेकानंद साहब से रिलेटेड है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बेलूर मठ भी इनसे जो है संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में किस राज्य में करेंसी बिल्डिंग स्थित है ना, ये सीजीएल, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया था कि इसकी निर्माण कब हुई थी, तो इसकी निर्माण 1833 ईस्वी में होती है। मैंने इसमें कहाँ पे स्थित है, कब बना, क्या है ये सब बताने का काम यहाँ पे करूंगा, है ना। तो भारत के किस राज्य में करेंसी बिल्डिंग स्थित है? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द करेंसी बिल्डिंग लोकेटेड? देखिए दोस्तों, मैं जो भी बात करता हूँ कोई भी बनावटी नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। जो चीज है वो है। मैंने कहाँ से ये क्वेश्चन लिया मैं जरूर बताऊंगा, है ना। जो मैंने अपने मन से रखा है वो नहीं बताऊंगा कि कहाँ से लिए हैं, क्योंकि ये जो है पता नहीं कितने सोचने के बाद मैं रखता हूँ क्वेश्चन कि आपको एग्जाम में देखने को मिले, और यही प्रयास जो है आपको, जो मुझे भी थोड़ी जो है मोटिवेट करता है और आपको जो फायदा पहुंचाता है। आपने पिछले कई एग्जाम्स में देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये करेंसी बिल्डिंग जो है ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है जी। कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर स्थित है। इसके अलावा बिल्डिंग जो है ये डलहौजी स्क्वायर जगह का नाम है ना। जैसे आप महाराष्ट्र में आएंगे तो एक बेलापुर करके जगह है ना, बेलापुर, तो इसके आगे सीबीडी लिखा जाता है ना। तो उसी प्रकार से ये डलहौजी स्क्वायर, इसी प्रकार से कोई बिजनेस हब है, कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। यहाँ पे आपका करेंसी बिल्डिंग है। यहाँ पे जो ये करेंसी बिल्डिंग को बनाया गया था ना जब 1833 में, है ना, तो उद्देश्य क्या था? बैंकिंग ब्रांच रखने का, एक बैंक का ब्रांच बनाने का। लेकिन बाद में ये दूसरे कामों के लिए जो है इस्तेमाल हुए जाने लगे, और ये बिल्डिंग फेमस है, आज भी है करेंसी बिल्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कोलकाता के अंदर एक और कॉलेज है जिसको फेमस है, जो आपको एग्जाम आता है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापकों में जो है लॉर्ड वेलेजली का नाम आता है। लॉर्ड वेलेजली भारत में अंग्रेजों के तरफ से सहायक संधि किए थे ना। सहायक संधि जो है अंग्रेजों के तरफ से कौन किए थे? तो लॉर्ड वेलेजली। ऐसे आपको मैं बताया था कि अगर भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था, तो आपका आंसर होगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, है ना, फ्रांस के थे। लेकिन अगर अंग्रेज में बात आएगी तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, जैसा मंदिर जैसा पुजारी वैसा दंडवत हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन पूछता है तो वैसा जो है जवाब देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने सहायक संधि किया? तो लॉर्ड वेलेजली। और निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने जो है आपका सहायक संधि किया? तो अगर ऑप्शन में डुप्ले है तो डुप्ले को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय भी है ना, तो ये भी कोलकाता के अंदर है। तो इसकी संस्थापकों में किसका नाम आता है? तो राजा राम मोहन राय साहब का नाम आते हैं। राजा राम मोहन राय कई तथ्यों से जुड़े रहे हैं। 1928 में ब्रह्म समाज से, 1915 में, माफ कीजिएगा, 1828 में, 1928 है ना, 1928 नहीं जी, 1828 है ना, 1828 है, 1828 गिन लीजिएगा। और 1815 में आत्मीय सभा से। इसके अलावा संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका भी लिखे हैं, और भी लिखे हैं, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखेंगे। अभी भी पूछा गया था आपके CHSL में कि ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, तो कहाँ पर किए थे? तो ये भी कोलकाता के अंदर की किए थे, है ना, कोलकाता के अंदर ही किए थे। राजा राम मोहन राय को जो ये राजा की उपाधि है ये अकबर सेकेंड ने दिया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है, अकबर सेकेंड। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा अंत हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, है ना। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था भैया? 1829 में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो इस सीट से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ये जो समाज है ये आजकल TCS काफी पूछने लगे हैं। तो मैंने जैसे अभी यहाँ पे ब्रह्म समाज को बताया, वैसे ही एक आपका आर्य समाज है, वैसे ही एक आपका प्रार्थना समाज है, वैसे ही आपका सत्य शोधक समाज है ना, सत्य शोधक समाज, वैसे ही आपका वेद समाज है, वैसे ही आपका देव समाज है। तो ये सभी के सभी जो है आपको ध्यान रखना है जी, सभी के सभी आपको ध्यान रखना है ना। राजा राम मोहन राय वाला भी आपने देखा कि ब्रह्म समाज है, तो आर्य समाज कौन है? दयानंद सरस्वती है। प्रार्थना समाज कौन है?
है ना। आत्माराम पांडुरंग है। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। वेद समाज और देव समाज में कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, तो जो देव वाला है वो शिव नारायण अग्निहोत्री है और जो वेद है वो श्री धरालू नायडू है ना। तो ये सभी के संस्थापकों को जरूर याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहाँ से शुरू किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया है। हाँ, कहाँ थे? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहाँ से शुरू किया था? देखिए, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, है ना। तो ये चालू किए थे, शुरू किए थे अगस्त क्रांति मैदान। देखिए इसके ऑप्शन में आपको एक प्रगति मैदान रहेगा, एक अगस्त क्रांति मैदान रहेगा, है ना। अन्य दो ऑप्शन रहेंगे। तो प्रगति मैदान आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये आए दिन हाईलाइट होता रहता है। ये कहाँ पर है भाई प्रगति मैदान? तो ये दिल्ली के अंदर है। और वर्ल्ड जो बुक फेयर लगता है, पुस्तक मेला लगता है इंडिया के अंदर, ये आपका प्रगति मैदान में ही लगता है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखें, साथ ही साथ पुस्तक मेला वाला बात, है ना। तो ये अगस्त क्रांति मैदान कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर है ना। तो यहीं से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत करा गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के अगस्त क्रांति मैदान से करा था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था जी, करो और मरो। डू और डाई का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, करो और मरो। इसके अलावा गांधी जी से जुड़े हुए कुछ अन्य आंदोलन जो मैं आपको सब दिन गांधी युग में ले जाता हूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहां से मुझे पता है कि 2, 3 नंबर 4 नंबर जो है एग्जामिनर या फिर गांधी जी के आशीर्वाद समझिए आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, गांधी जी से जुड़े कुछ अन्य आंदोलन मैंने आपको, गांधी जी को 1893 में आपका गए थे साउथ अफ्रीका, वहां से 1915 में लौटाए थे और फिर इंडिया में जो भी इनके आंदोलन हुए सभी के बारे में बताए थे। आई होप आपको मोटे मोटे तौर पे जरूर याद होगा। फिर से थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। गांधी जी से जुड़े कुछ अन्य आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1917 में। इनकी ईस्वी काफी इंपोर्टेंट होती है और कारण काफी इंपोर्टेंट होती है, यही पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है। कहाँ पे होती है? बिहार के अंदर होती है। किस कारण से होती है? नील की खेती की अत्याचार के कारण होती है, जिसे 3 कठिया पद्धति नाम दिया गया था, है ना। इसको आमंत्रण कौन भेजते हैं? मतलब महात्मा गांधी साहब को, तो राजकुमार शुक्ल जो बिहार के किसान थे, है ना। इसके बाद खेरा आंदोलन होता है, ये सत्याग्रह, ये कहाँ का है भाई? तो खेरा 1918 में होती है। ये खेरा नामक जगह कहाँ पे? गुजरात में है। बढ़ते हुए टैक्स से परेशान जो है यहाँ पे मतलब परेशानी को दूर करने के लिए, बढ़ते हुए टैक्स का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने के लिए खेरा आंदोलन करा गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह, ये मिल मजदूरों के साथ में जो है आंदोलन था। इनके अलावा दांडी मार्च, ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, है ना। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। देखिए मैंने उस दिन बताया था गांधी जी ने कई सारे आश्रम की स्थापना किए हैं, है ना। जैसे साबरमती आश्रम है, फिनिक्स फार्म है, टॉलस्टॉय है ना। तो ये जो भी है आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका ये क्या है भाई, असहयोग आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका 1920 में चलाए थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए और 1922 में जो है ये बंद हो गए थे। 1922 में बंद हो गए थे असहयोग आंदोलन। क्यों? चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। गांधी इरविन समझौता भी होती है 1931 के अंदर और पूना पैक्ट होती है 1932 के अंदर। तो इतने बात जरूर ध्यान रखना है गांधी इरा से। इसके अलावा जो आपका गांधी जी के प्रमुख लेख हैं, नवजीवन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, हरिजन है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो ये सभी के सभी पत्र पत्रिका या किताब पत्रिका जो भी है, ये सब गांधी जी से रिलेटेड जो है कृति हैं। इनके अलावा 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। इंडिया में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये गांधी जी से संबंधित जो है कुछ आपका जो है गांधी के संबंधी मतलब कुछ तथ्य थे जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको काम आएगी। अगला प्रश्न, उड़ीसा का धनु यात्रा त्योहार कितने दिनों तक चलती है? देखिए इस फॉर्म में क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं कि ये जो फला त्योहार होती है वो कितने दिन तक चलती है या फिर किस देवी देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, उड़ीसा का धनु यात्रा त्योहार कितने दिन तक चलती है? फॉर हाउ मेनी डेज डज द धनु यात्रा फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा लास्ट? तो भैया ये 11 डेज, 11 दिनों तक चलने वाली फेस्टिवल है। इसे दुनिया की सबसे बड़े ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है। बेसिकली एक मेला प्रकार की त्योहार है, ये उड़ीसा में होती है ना। तेलंगाना में भी एक मेदराम यात्रा त्योहार होता है जो इंडिया के
सेकेंड लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेला के बाद। और ये किस जनजाति के लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोया जनजाति के लोग, है ना। इसके अलावा जो मेद्राम जात्रा त्योहार है कितने दिन तक चलती है, तो 4 दिनों तक चलती है। जात्रा खाली एक त्योहार है जी, ये पश्चिम बंगाल का त्योहार है जात्रा। मेद्राम जात्रा तेलंगाना, धनु जात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा ये दोनों उड़ीसा, ठीक है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा अभी अभी सेलिब्रेट किया गया है, ये उड़ीसा में किया जाता है भगवान जगन्नाथ के मतलब सम्मान में। चलते हैं आगे, उड़ीसा के कुछ और बात ध्यान रख ले तो ज्यादा बेटर है। उड़ीसा में नौखाई त्योहार मनाया जाता है। उड़ीसा में नवकलेश्वर महोत्सव मनाया जाता है, नवकलेश्वर। उड़ीसा के अंदर एक गोटी पुआ डांस होता है। उड़ीसा के अंदर एक ओडिसी शास्त्रीय नृत्य होती है। उड़ीसा के अंदर नंदन कानन वन होता है। उड़ीसा के अंदर गहीर माथा कछुआ अभयारण्य होता है ना। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के अंदर प्रथम रामसर साइट में चिन्हित चिल्का झील है, जो इंडिया की सबसे बड़ी झील है, साथ ही साथ खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ये आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये भी आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। कलिंग युद्ध जो है ये उड़ीसा के नाम से जुड़ा हुआ है, कलिंग तट भी कह देते हैं उड़ीसा के तट को, है ना। इसके अलावा एक गोल्डन बीच जो उड़ीसा का जो है पॉपुलर बनाने में इनकी सबसे बड़ी योगदान है, गोल्डन बीच। लोग यहाँ पे अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने आते हैं। गोल्डन बीच, इसे ब्लू फ्लैग भी प्राप्त है। ब्लू फ्लैग क्या होती है मैंने एक दिन बताया था कि वैसे समुद्र बीच जो हर दृष्टिकोण से जो है पर्यावरण को सही रखने में मदद करती हो, एक क्राइटेरिया है, अगर वो फॉलो करता है तो गोल्डन फ्लैग का जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर है, इन्हें दिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 51(1) के किस अनुच्छेद में देश की अखंडता, आना, एकता, संप्रभुता की रक्षा की प्रावधान है? इन विच आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो भैया ये जो अखंडता, संप्रभुता, एकता, सबसे पहले तो अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, ये शब्द भी आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। अखंडता शब्द, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी भी, ये तीनों शब्द, है ना, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में लाया गया था। तो इसके बारे में जो थ्योरी है, जो आपका थ्योरी है मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ये तो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन आजकल एग्जामिनर यहाँ से नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तुमको पूरी तरीके से जांच लूंगा, इंटरव्यू जैसा, तो मुझे अंदर की बात बताओ, इसके अंदर क्या क्या है ना। तो आजकल जो है घर के दरवाजे से एग्जामिनर नहीं जा रहा है, अब घर में जितने भी चम्मच वगैरह रखे हैं उनको गिनती करके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मौलिक कर्तव्य के अंदर जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन लोगों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य के लिए 11 को सेपरेट जो है आर्टिकल प्रदान किया गया है, नाम दे दिया गया है। 51 के ए के ए, 51 के ए का बी, मैंने पहले ही बताया है। तो इन चीजों को जो है आपको थोड़ा बहुत देखना है जी, PDF आपके पास है, ठीक है, काम आएगी, क्योंकि TCS एक बार जहां जिसके माथे पे हाथ रखता है तो बहुत दिन तक रखता है, ठीक है। तो 51 के ए में जो है क्या कहा गया है ना। तो पहले मौलिक कर्तव्य की बात कर ले, थ्योरी की फिर से दोहरा देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। शुरू में 10 प्रकार के, वर्तमान में 11 प्रकार के। ये जो 11वां बढ़ा, ये 2002 में 86वां अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा वाला जो मौलिक कर्तव्य बढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज बढ़ा, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए वर्तमान में। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है, जिसके अंदर 11 सब आर्टिकल बनाए गए हैं। एक सेकेंड। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। तो हम आते हैं, तो होगी मौलिक कर्तव्य कहाँ पे रखा गया है, कब लागू किया गया, किस समिति पे पूछा जाता है, तो स्वर्ण सिंह समिति पे, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो 51 के ए में ये सीट मैंने आपको दे दिया है, आप अंदर में देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है। संविधान का पालन करना, उनके आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये सब आर्टिकल 51 के ए में है। 51 के ए के बी में है कि उन महान आदर्शों को संयोजो रखना जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा 51 के ए के सी में जो ये क्वेश्चन का बेस है, इनका जवाब है आपका कि अखंडता, संप्रभुता और एकता, इन सभी की रक्षा करना, है ना, और बनाए रखना। ये किस में है, 51 के 1 के सी में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में स्थित है ना, जो जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ नाहरगढ़ इन जयपुर, है ना। तो इन्होंने बनवाया है भाई नाहरगढ़ का किला जो है, ये सवाई जयसिंह साहब ही बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1734 में। 17 17 दूना की 34, 17 तिया के 51, तो 17 दूना के 34, 17
1751 1734 में बनाया गया था नाहरगढ़ का किला। जयपुर की स्थापना पूछा जाता है आपसे और उदयपुर की स्थापना पूछा जाता है आपसे, पता नहीं क्या मिलता है, ये दोनों क्वेश्चन टीसीएस दोहराता रहता है। तो जयपुर की स्थापना जो है ये जय सिंह ने किया था और उदयपुर की स्थापना जो है उदय सिंह ने किया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, नाम से स्पष्ट है वैसे ही, है ना। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये दोनों बात ध्यान, तीनों बात यहाँ पे हो गए। जो ये वाला विजय स्तंभ वाला बात है ना, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि किसने बनवाया था, खाली तो राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हवा महल का निर्माण किसने करवाया है, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है हवाई महल, ये भी राजस्थान के अंदर है ना। अभी राजस्थान में जो है बिपरजॉय का कहर चल रहा है, पहले गुजरात में टॉप पे था, अब राजस्थान जो है टॉप पे आ जाएगा ऐसा लग रहा है। इसके अलावा 2023 में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य के पुलिस बल को दिया गया है। सबसे पहले प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है, व्हिच स्टेट पुलिस फोर्स विल बी गिवन द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इन 2023। भैया प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है ये किसी सैन्य बल को दिया जाता है उनके अच्छे काम, उनके अच्छे प्रभाव के लिए, है ना। तो ये भाई हरियाणा पुलिस को 2023 में जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे दिया जाता है, मैंने अभी बता दिया, सैन्य बल को दिया जाता है, जो यहाँ पे लिखा है। वर्ष 2022 के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है असम राज्य के पुलिस फोर्स को दिया गया था और इस बार 2023 में जो है ये हरियाणा राज्य के पुलिस फोर्स को दिया जाएगा। चूंकि 2019 में 2020 वाले सीजीएल में 2019 में पूछा गया था कि किस राज्य के पुलिस फोर्स को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया था, तो 2023 में क्यों नहीं पूछा जा सकता, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपने मन से यहाँ पे शामिल करा है। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है ना, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया पॉजिटिव। देखिए आजकल चेतन भगत साहब काफी घूम रहे हैं टीसीएस के अंदर, तो ये भाई इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक चेतन भगत ही हैं। चेतन भगत के कुछ चुनिंदा पुस्तक हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अवश्य याद कर लीजिएगा। वैसे बुक एंड ऑथर के ऊपर जो है मैंने एक फुल वीडियो बनाया था, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे, है ना। तो चेतन भगत की जो पुस्तक है 2020 रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन 2020 भी अगर इसको लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 2020 बाद में लिख देंगे, लेकिन किताब का नाम सेम है। हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया है, मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम एक पुस्तक का नाम है। टू स्टेट्स पिक्चर आपने जरूर देखा होगा। 400 डेज, वन इंडियन गर्ल, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये कल पूछा गया था आपके एमटीएस के अंदर, है ना। हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन, ये सभी के सभी पुस्तक जो है चेतन भगत साहब के हैं। इनके जो भी पुस्तक होते हैं ज्यादातर बॉलीवुड में इन पे पिक्चर बन जाती है, क्योंकि इनके पुस्तक ही इतने फेमस होती है और खास करके युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आता है। ये युवा पीढ़ी के लेखक हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो नीचे स्लैश दिख रहे हैं, आई डू व्हाट आई डू है, वाई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, ये पुस्तक के लेखक हैं भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम जी राजन साहब, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आजकल हम जो यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो आपका गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो चल रहा है ना, ये पहले सोच किसके दिमाग की उपज है, तो रघुराम राजन की, इंडिया में लाने का। वैसा नहीं कि इन्होंने क्रिएट किया है, मतलब इनमें सहयोग किया है। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, बिरटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए बिरटा लोक नृत्य जो है ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बिरटा फोक डांस रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बता रखा है कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जनजातीय ट्राइबल डांस है जिसमें मतलब चेचक से छुटकारा पाने के लिए डांस की जाती है, तो ये बिरटा डांस ही है। ये आपका पश्चिम बंगाल में बच्चों आदि में जो है चेचक की बीमारी न हो, इसे रोकने हेतु जो है इस प्रकार को डांस जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के अंदर। इसे क्या कहते हैं, बिरटा डांस, ठीक है। इसके अलावा एक अल्पना लोक कला है। देखिए अल्पना है, एक मैंने आपको अरिपन बताया था, अरिपन एक बताया था, तो अरिपन जो है ये बिहार का है और अल्पना जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक कला है। उसी प्रकार से रंगोली जो है ये आपका महाराष्ट्र का लोक कला है, तो ये सब जरूर ध्यान रखें कुछ, है ना। इसके अलावा छौ लोक नृत्य, ये भी पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। मैंने इनको 3 जगह से बांटा था, ओडिशा के अंदर, झारखंड के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर आपको छौ नृत्य देखने को मिल जाएगा। इसे 9वीं शास्त्रीय नृत्य बनाने की बात करी गई थी, लेकिन इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा गया है ना। ये पूर्णतः शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में 8 को है जो आपको पता है और मैंने रटवाया है। पश्चिम बंगाल का जो अन्य लोक नृत्य है ना, पश्चिम बंगाल का जो अन्य लोक नृत्य है ये आपका गंभीरा है। टूसू डांस अभी पूछा गया था एमटीएस के अंदर। संथाल डांस ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गा पूजा त्योहार होता है, मैंने अभी भी बताया था, जात्रा त्योहार,
है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है महाबलीपुर, अच्छा गंगा सागर मेला जी पश्चिम बंगाल में लगता है मकर संक्रांति के अवसर पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उनके त्योहारों में पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अलावा महाबलीपुरम का 5 रथ में से किस नाम की कोई भी रथ नहीं है। इन महाबलीपुरम 5 चैरियट्स देयर आर नो चैरियट्स बाय द नेम ऑफ व्हिच, है ना, कैरियट। तो ये आपका जो है कौन से नाम की नहीं है, तो इसमें मैंने ऑप्शन वाला आपके क्वेश्चन अटेंड करने जाओगे तो इसीलिए आंसर में कुछ भी नहीं लिखा। आपको कौन कौन से नाम का है ये पता होगा तो आप खुद ही छांट लोगे। तो आइए, तो महाबलीपुरम में जो 5 गो रथ मंदिर है एक के जगह घुमा फिरा के बनाया गया है, तो इसमें किस किस नाम से बनाया गया है, तो धर्मराज रथ, है ना, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, है ना। इसके अलावा भीम रथ यहाँ पे कर लीजिएगा, भीमरथ, भीमरथ भी है, भीमरथ, भीमरथ, है ना, ठीक है। तो ये 5 नाम से बनाया गया जी, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ दूगो हो गया, नकुल और सहदेव एक्के में है, नकुल सहदेव रथ जो है एक्के वो मतलब बनाया गया, कीर्ति का नाम दिया गया है, तो 3 गो हो गया। एगो द्रौपदी रथ तो 4 गो, एगो भीम रथ तो 5 गो। तो इस प्रकार से 5 गो रथ बनाया गया है महाबलीपुरम के अंदर, ठीक है। देखिए ये जो 5 रथ है इसे पांडव रथ भी कहा जाता है या फिर एंथनी कोविल भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है वास्तविक जो है बनाने वाले माने जाते हैं। हालांकि ये माना गया है कि इसकी शुरुआत जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय ही हो गया था। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दोनों है क्या, अगर दोनों है तो क्या उस पे इम्फेसाइज करके जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तब तो नरसिंह वर्मन सेकेंड हो जाएगा। खाली ये पूछेगा कि किसने किसके काल में जो है बना, तो भाई नरसिंह वर्मन फर्स्ट ही मारना, ठीक है। तो ये दोनों बात यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे कि कब कैसा पूछेगा तो कैसा जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा पल्लव वंश के जो संस्थापक है ना ये आपका सिंह विष्णु है और राजधानी जो है इनके कांचीपुरम है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका हेनसांग आया था ना, हेनसांग, हेनसांग भी कांची की यात्रा किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना। पूछा जाता है कि कौन सी जो यात्री है कांची का यात्रा किया था, है ना, तो हेनसांग। तो हेनसांग के बारे में थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि भाई वो तो नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे बिहार के अंदर, तो ये साउथ में क्या करने आए, तो आए थे भाई भ्रमण के लिए, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला एक प्रश्न है हमारा कि मैग्नीशियम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। मैं इस क्वेश्चन से सिर्फ अवगत कराने के लिए फिगर रख ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं इनमें से किसी को भी एक उठा के बोल दूं कि इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, अंडर 50 तक ज्यादा पूछा गया है ऐसा देखा गया है, लेकिन सीजीएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आपको परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक जो है आपसे पीरियोडिक टेबल में वर्णित तत्वों का पूछ लिया जाता है। ज्यादा दूर का नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखें। 50 से अंदर तक की पूछा जाता है। तो एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगी कि आप पूरा याद कर लोगे, कितना भी आप तेज हो ना, एक दिन में आप पीरियोडिक टेबल को याद नहीं कर सकते, खास करके तब जब और मुश्किल पैदा हो जाती है जब आपने साइंस से नहीं पढ़ा है आपका इंटर, ठीक है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर एग्जाम में अभी टाइम है तो अभी से ही आप जो है 2 4 जो है इसका टेबल याद जरूर कर ले कि किसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है। और परमाणु द्रव्यमान के लिए मैं मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लगाना आपको सिखा दिया हूँ। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक मान लीजिए 5 है, कोई भी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 5 है ना, तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 10 से ज्यादा होगा और जो है 2.5 यानी 12.5 से कम होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे तथ्यों को मिलाया है जी, है ना। तो आप देख लीजिए 5 वाले का कितना है, 10.41 है, 10 से ज्यादा है लेकिन 12.5 से कम है, यानी 2 गुना होता है लेकिन 2.5 गुना से हमेशा कम होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे तत्वों में आजमाया है ना। आप भी आजमा के देखिएगा, काम आएगी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये अपवाद भी है जी। 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 160, 8 त्रिक 24, 240, हाँ मिलता है, हर जगह मिलता है भाई। मैंने 80 को लेके देखा था, जिसका परमाणु क्रमांक अगर 80 है तो उनका जो है आपका यहाँ पे 200.39 है परमाणु भार। तो अगर 80 है, मैंने कहा 2 गुने से अधिक होगा तो 80 दूना के 160 और 2.5 गुने से कम होगा, 2.5 गुने से कम होगा 2.5 से। तो 80 को जो है 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 160 40 200। यहाँ पे ये फेल हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो है फेल हो रहा है, लेकिन अधिकांश में जो है ये फुलफिल हो रहा है कि भाई 2 गुने से ज्यादा और 2.5 गुने से कम होता है। मैंने कई को देख करके देखा है। आप भी जो है किसी कोने में ये चीज रख सकते हैं, जब कोई चीज ना सहारा दिखे ऑप्शन छांटने के लिए तो ये भी काम आ जावे, है ना। चलते हैं आगे।
वैसे परमाणु जो आपका प्रोडक्ट टेबल है उसके बारे में मैंने सारा प्रॉपर्टीज आपको बता रखा है। आवर्त वर्ग कौन बनाया, कितने तत्व हैं, कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं, किसको किस वर्ग में, मतलब कौन से वर्ग को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, संक्रमणीय धातु क्या होता है, हैलोजन कहाँ है, अक्रिय गैस कहाँ है ना। ये सभी के सभी मैं आपको बता रखा हूँ प्रोडक्ट टेबल के बारे में, तो दोबारा टाइम किल करना सही नहीं रहेगा, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, पीएम आवास योजना शहरी में 2021 के लिए जो है किस राज्य को सर्वोच्च रैंक का अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं हूबहू एमटीएस से रख लिया हूँ, ये क्वेश्चन फिर आने की संभावना बनती है जी, क्योंकि आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ साहब के जो स्टेट है वहां पे अगर कुछ भी होगा ना तो 10 बार पूछा जाएगा। मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूँ, है ना, क्योंकि भाई बड़ा स्टेट है, अच्छे काम कर रहे हैं तो पूछे ही जाएंगे, है ना। व्हिच स्टेट हैज बीन गिवन द हाईएस्ट रैंक अवार्ड फॉर द ईयर 2021, यहाँ पे ईयर लिखना पड़ेगा, इन पीएम आवास योजना अर्बन। तो भैया ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को जो है अर्बन वाला जो पीएम आवास योजना है उनमें 2021 के लिए सर्वोच्च रैंक का जो है अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो है सर्वोच्च रैंक राजस्थान सरकार को मिला है, जहां एक बीजेपी शासित स्टेट को मिला है, वहीं पे एक जो है कांग्रेस शासित स्टेट को भी मिला है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों की शुरुआत कब हुई थी, 2015 ईस्वी के अंदर हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, इसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसमें क्या होती है, तो किसान को 3 बार 2,000 रुपया दिया जाता है, मतलब 6,000 रुपया का जो है आर्थिक लाभ मुहैया कराया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैं देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है और उसका आंसर शीट पहले आ गया था। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है ना। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, 24.31 होती है। और मैंने इसका और एग्जाम्पल लेने के लिए प्रोडक्ट टेबल रख के समझाने के लिए बताया था, तो पहले ही बता दिया। लेकिन आप लोग भी ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, 2 से ज्यादा 2.5 से कम, लेकिन हर वक्त तो नहीं, लेकिन 90 से ज्यादा % केस में मैंने आजमा के देखा है। इसके अलावा महासागरीय जल की लवणता में प्रमुख घटकों में दूसरा सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। देखिए महासागरीय जल जो है उसमें कई सारे लवण घुले होते हैं, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है किस लवण की होती है, ठीक है। अमॉन्ग द मेजर कंपोनेंट्स of the salinity of ocean water which one has the second highest amount। तो भैया ये होते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आपके समुद्री जल में 11% पाई जाती है। सबसे अधिक आपका NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी जैसे साधारण नमक कहा जाता है, ये आपका 78% पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 78%। जिस प्रकार से वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, यही दोनों मिला के 99 हो जाता है। यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़िए तो 78 10 88 89 हो गया, तो लगभग 90% यही दोनों है, जिसमें 78 NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड 11 है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं इसीलिए बताना उचित समझा। उसी प्रकार से भूप्रपटी पे कौन कौन से तत्व कितने पाए जाते हैं, यहाँ से भी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखें जो मैंने पहले ही बता रखा है कि भूप्रपटी पे सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 47%, है ना। इसके अलावा धातु में बात करेंगे तो एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। अगर खाली परसेंटेज की बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल और जो धातु है उनको भूल जाया जाए तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरा स्थान सिलिकॉन और तीसरा स्थान एल्युमिनियम का आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है भूप्रपटी पे, है ना, तो आप बताएंगे कौन सा, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम धातु है, ऑक्सीजन तो धातु है नहीं, है ना। इसके अलावा महासागरीय जल की जो लवणता में क्या क्या घुले होते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी होते हैं, पोटेशियम सल्फेट भी होते हैं इत्यादि। ये सब समुद्री जल में घुले होते हैं, ठीक है। समुद्री जल की जो औसत लवणता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो औसत लवणता जो है 35 ग्राम होता है, यानी 1000 समुद्री जल को जो आप वाष्पन कीजिएगा तो 35 ग्राम नमक आपको प्राप्त होगा। कल मैंने आपको बताया था समुद्री जल 2 समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं आपका 2 समान लवणता वाले जोड़ने वाले स्थानों को। इसके अलावा समुद्री जल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो डिस्टिलेशन, जिसे हिंदी में आसवन कहते हैं, 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं, तो फाइडोमीटर से मापते हैं, फाइडोमीटर से। मरियाना खाई कहाँ स्थित दादा, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बड़ी है, सबसे गहरी है, मरियाना खाई है। अल नीनो आती है, ला नीनो आती है, ये सभी प्रशांत महासागर की जो है
मतलब विशेषता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की दशकीय वृद्धि सबसे कम रही, है ना? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021, है ना, Which स्टेट ऑफ इंडिया है द लोएस्ट डेकेडिकल ग्रोथ? तो भैया डेकेडिकल ग्रोथ जो सबसे कम रहा ये आपका नागालैंड का रहा। नागालैंड में कितनी ग्रोथ रही? तो 0.6%, वो भी कैसा? माइनस के अंदर। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। सबसे नकारात्मक ग्रोथ जो है नागालैंड का रहा था, है ना। जहां जनसंख्या लोग 10 साल में बढ़ती है, नागालैंड में आपका जनसंख्या घट गया था। आपके सामने ये सीट है, आप देख सकते हैं नागालैंड में -6%। इसकी जो ग्राफ है नीचे की तरफ जा रही है। इसके अलावा सबसे कम जो है केरल की रहा 4.9%, और सबसे अधिक मेघालय का रहा लगभग 28%। तो सबसे अधिक जो डेकेडिकल ग्रोथ है ये आपका मेघालय की है, सबसे कम जो है ये आपका केरल की है। तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसी प्रकार लिंगानुपात में भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो फेज 11 वाली वीडियो है उसमें मैंने बता दिया अच्छे से, ग्राफ के माध्यम से देख लीजिएगा। जनगणना 2011 के बारे में कुछ एक बात जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्टिलिटी रेट 2.2 है ना, जो मतलब एक वर्ड में आप याद रख सकते हैं वैसा। लिटरेसी रेट 74.04 है। इसके अलावा आपका था सेक्स रेशियो 943 था। जनसंख्या घनत्व 382 था, है ना। तो इसके अलावा दशकीय वृद्धि जो डेकेडिकल ग्रोथ है टोटल ओवरऑल 17.64 है ना। तो ये सब कुछ बात है, जो आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं किस राज्य में कम जनसंख्या, किस में ज्यादा है, किस में अर्बन कम है, किस में रूरल कम है, किस में ओवरऑल कम है ना। ये सब तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अब तक तो काफी जो है वो हो गया है ना। इसके अलावा अगला जो है यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे सूत्र लिख लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी, कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हो, है ना, जनसंख्या के दशकीय वृद्धि कैसे निकालते हो। तो ये जो सूत्र वाला फॉर्म है ये सीजीएल में खास करके आते हैं। तो भैया जनसंख्या घनत्व अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, टोटल जनसंख्या बट्टा टोटल क्षेत्रफल से भाग देते हो। भारत की क्षेत्रफल कितनी है मुझे मोटे तौर पे जो प्रथम 2 डिजिट लाख में जो है या करोड़ में है ये मुझे लिख के बताइएगा कि भाई 32 क्या है ना। इसके अलावा वर्तमान जनसंख्या में पहले की जनसंख्या को घटाकर, मान लीजिए कि पहले देश की जनसंख्या जो है अभी जो है 1000 हो गया है, पहले देश की जनसंख्या 900 थी, ठीक है। तो एक वर्तमान जनसंख्या में, यानी ये वर्तमान जनसंख्या है, ये 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं तो 2011 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ 10 वर्ष पे होता है इंडिया में, यहाँ 2001 में लिख देते हैं, ठीक है। तो 2001 में 900 जनसंख्या थी, 2011 में 1000 जनसंख्या हो गई। समझने के लिए तो जो पहले जनसंख्या थी उससे भाग दे देते हैं, तो 900 से भाग दे देंगे और इन रिजल्ट को 100 से गुना करेंगे, तो इसे दशकीय वृद्धि कहते हैं जी, ठीक है। तो 1000 में से 900 गया तो कितना बचा 100, और 100 बट्टा हो जाएगा आपका 900, और 900 गुने 100, ये जो कट जाएगा 100 बट्टा 9। 100 बट्टा 9 का मतलब क्या भैया 1.1, 1 पर 1 0, 11 पॉइंट समथिंग दशकीय वृद्धि होगा। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जनसंख्या जो आपका दशकीय वृद्धि होता है वो कैसे निकालते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या घटा देते हैं, यानी पिछले जनगणना की, ठीक है। इसके अलावा घटा करके और जो जितना पहले जनसंख्या था उससे भाग दे देते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, तो आपका दशकीय वृद्धि निकल जाता है। जनसंख्या घनत्व तो कोई टेंशन है नहीं है भाई, 5 कट्ठा जमीन है, 5 गो भाई है, तो एक कट्ठा में मतलब 1 कट्ठा में 1 भाई रह रहा है ना। इसके अलावा पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन बट्टा मीटर होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। न्यूटन है ये, एन का मतलब न्यूटन है ना, न्यूटन बल की जो है मात्रक भी होते हैं, है ना। तो पृष्ठ तनाव जो है ये क्या होती है कि द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण उत्पन्न होती है। अब ये ससंजक बल क्या होती है और असंजक बल क्या होती है, नीचे असंजक बल भी लिखा है, ससंजक बल भी लिखा है। देखिए ससंजक बल जो है किसी एक पिंड के आंतरिक बल होते हैं जो इसके अंदर ही अंदर काम करते हैं, और असंजक बल जो है ये दोनों तरफ से लगते हैं जी। जैसे मान लीजिए आप भीगा हुआ सतह पे एक लोटा इस प्रकार से रखेंगे ना, तो ये लोटा को थोड़ा सा आप, ये जग है मान लीजिए, इसको उठाएंगे कप को, और ये थोड़ा सा भीगा हुआ है, इसको जैसे आप उठाएंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि चिपक गया। ये क्यों होता है, तो दोनों पिंड का बल लग रहा है, सतह का भी लग रहा है और इस पिंड का भी लग रहा है, तो इसे असंजक बल कहते हैं, जो दोनों तरफ से लगती है, दोनों पिंड की जो है इसमें गतिविधि होती है। और ससंजक बल में किसी एक ही पदार्थ के आंतरिक बल होते हैं, ये ससंजक बल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लाइन पढ़िए,
पृष्ठ तनाव जो है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। जो भी लिक्विड होता है ना, उनके जो अणु होते हैं उनके बीच में जो क्या है ससंजक बल उन्हीं में लगना है, किसी बाहरी चीज से तो लगना नहीं है। तो इसे संसंजक बल के कारण जो है आपका सरफेस टेंशन उत्पन्न होती है ना। इसके अलावा दो वस्तु आपस में क्यों चिपकती है, तो असंसंजक बल के कारण चिपकती है। जो मैंने अभी बताया, असंसंजक बल में दोनों का जो है रोल होता है, दोनों चीज का रोल होता है, जो चिपक रहा है उसका भी और जो चिपका रहा है उसका भी। पतली सुई जो है ये जल के परत पे जो है तैर जाती है, ये भी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण ही ऐसा हो पाती है। इसके अलावा अपमार्जक वगैरह जब आप मिलाते हैं पानी के अंदर, साबुन वगैरह, जो झाग उत्पन्न होता है पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जिस प्रकार से कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग की प्रथम महिला सीईओ कौन है? फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो सिंधु श्री खुल्लर ये प्रथम महिला सीईओ भी है नीति आयोग की। और जो अब तक के एक ही महिला सीईओ बने हैं ना, अंतिम और आखिरी है ना, प्रथम और आखिरी माफ कीजिएगा, ये जो है आपका नीति आयोग की महिला सीईओ। आने वाले भविष्य में बनेंगे लेकिन अब तक तो नहीं बने हैं, एकमात्र बनी है सिंधु श्री खुल्लर, है ना। नीति आयोग की जो है ये प्रथम महिला सीईओ थी, है ना। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। स्थान लिया था योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, समाप्ति किया गया 2015 में। प्रथम उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया और सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। इसमें 3 की पोस्ट है जिसे आप ध्यान रखना है। एक तो आपका अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं जो मतलब करंट समय में सेवा दे रहे होते हैं, और एक आपका उपाध्यक्ष होते हैं जो अभी वर्तमान में सुमन बेरी हैं, और एक आपका सीईओ है जो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है ना। तो इस प्रकार से 3 की पोस्ट है जिसे जरूर ध्यान रखें। तो पहले वाला भी ध्यान रखें, स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सही नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट वायरस, है ना। तो नोट करेक्ट क्या बोल रहा है, वायरस के बारे में सही है, सही नहीं है ऐसा नहीं है, सही है, ठीक है। तो इसमें जो है जितने भी कथन मैंने यहाँ लिखा है सभी के सभी सही है जी वायरस के बारे में, क्योंकि ये तो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है नहीं कि मैं 1 दूं और 3 गलत दूं। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइनर में पढ़ा रहे हैं तो सभी को सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वायरस जो है ना ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के संयोग से बनते हैं जी, निर्मित होते हैं। इसके यानी आपको बता दिया जाएगा कि वायरस में क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा पादप वायरस होता है और एक आपका जंतु वायरस होता है। तो पादप वायरस के अंदर जो इनके न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल वाली पार्ट, तो इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए, है ना। इसके अलावा जो जंतु वाला जो वायरस होती है ना, तो इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसके अलावा वायरस सिर्फ जो है ये जीवित कोशिका के संपर्क में आने से ही वृद्धि करती है, ये बात तो आप पहले ही जानते हैं। क्योंकि वायरस जो है अगर निर्जीव के पास भी वृद्धि करने लगे ना, तब तो दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह तो वायरस है ना। वायरस जो है ये लाइव कोशिका यानी जीवित सेल के संपर्क में आने से ही एक्टिव होता है, बाद बाकी जो है ये निष्क्रिय मोड में रहता है, इनर्ट मोड में रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव जगत के जो है बीच की कड़ी कही गई है, क्योंकि जब तक इसे किसी शीशी में बंद करके रखिए तब तक वो मरे जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे ही किसी पे छिड़क दीजिए जीवित जीव पे, तो वो जो है आपका जिंदा जैसे ट्रीट करने लगता है, एक्टिव हो जाता है। वैसे वायरस को हम खुले आंख से नहीं देख सकते हैं, है ना। जीवित कोशिका के जो वायरस किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती। अच्छा, जीवित कोशिका के बाहर जो ये वायरस है किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती है, ना तो श्वसन करती है, और जो भी होती है जो उपापचयन वगैरह होते हैं या फिर खाना पीना होता है, जो भी होता है ये कुछ भी नहीं करता है जी, है ना। अगर ये लाइव सेल के अंदर नहीं है ना, अगर किसी शीशी में है ना, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे सोया रहेगा, ये इंतजार करता रहेगा, खोलो, जैसे ही खोलोगे किसी के पास संपर्क में आएगा स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए खतरनाक है। वायरस से होने वाला कुछ रोग यहाँ पे हैं, जैसे चेचक हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो जाएंगे, ये सभी के सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है सीजीएल प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगा तो आगे शेयर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।